गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। देखिए दोस्तों, राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, उन मुख्य मुख्य बातों को हम यहाँ पर से हम उनको कवर करेंगे। और देखिए, मैंने मोस्टली उन्हीं बातों के लिए आपको कवर किया है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, लगातार आप इस वीडियो में बने रहें और विद ट्रिक्स आपको यहीं की यहीं क्लास में ही आपको याद करा दिया जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में या कौन सी धारा के अनुसार ऐसा RT के अंतर्गत काम होता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, RT 2009 के बारे में बात करें तो इसमें 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और 38 धारा हैं और एक अनुसूची है। इस बात को बिल्कुल परफेक्टली याद कर लें कि इसमें कितनी धारा हैं? 7। इसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और 38 क्या है? इसमें धारा है और एक अनुसूची है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। दूसरी बात, देखिए, हम बोलते हैं इसको राइट टू एजुकेशन, बट लेकिन समझना ये है कि ये जो राइट टू एजुकेशन है, क्या इसका नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम ही है या कुछ और है? तो देखिए, इसका जो कंप्लीट नेम है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या बाल शिक्षा का अधिकार। ये आपका क्या है? ये इसका फुल नेम है। कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न का पूरा नाम क्या है। ठीक है ना, तो RTE का जो पूरा नाम है वो है निःशुल्क या अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं कि है क्या। तो देखिए, सिंपल से शब्दों में कि निःशुल्क शिक्षा चाहिए और अनिवार्य रूप से हमें बाल शिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? बाल शिक्षा। तो बाल शिक्षा का मतलब क्या है कि बाल शिक्षा में कौन से बालक काउंट होंगे? तो बाल शिक्षा में या जो बालक की जो परिभाषा दी गई वो ये दी गई है कि 6 to 14, 6 से 14 साल तक का जो व्यक्ति है वो क्या माना जाएगा? बालक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बालक माना जाएगा। और मैंने आपके लिए लिख रखा है विशिष्ट बालक। और देखिए, ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, जिस 6 से 18 साल तक के जो विद्यार्थी हैं, जो विशिष्ट विद्यार्थी हैं, उनके लिए 6 से 18 साल तक क्या होगा? अप्लाई होगा। और इन विद्यार्थियों के लिए 6 से 14 साल तक के लिए अप्लाई होगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए फैक्ट बाई फैक्ट चलते हैं, क्योंकि रीट में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, सबसे पहले इसकी जो चर्चा है वो आती है राज्यसभा के अंतर्गत। राज्यसभा के लोग ऐसा डिसाइड करते हैं, जो सांसद हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। और राइट टू एजुकेशन में सबसे पहले वो 20/7/2009 को राज्यसभा की थ्रू से क्या कर देते हैं? पारित कर देते हैं कि हमारी ओर से ये पारित है। देखिए, कोई भी जो अधिनियम होता है या जो कोई भी विधेयक होता है, सबसे पहले या तो लोकसभा में जाएगा या किस में जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। लेकिन ये जो RT एक्ट का जो अधिनियम था, ये जो विधेयक था, ये सबसे पहले किस में गया था? राज्यसभा में। तो सबसे पहले राज्यसभा से पारित हुआ था। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले कौन से सदन में प्रस्तुत किया गया था? तो सबसे पहले ये सदन में प्रस्तुत किया गया था। कौन सी में? राज्यसभा में। उसके बाद किसमें प्रस्तुत किया गया था? लोकसभा में। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जब अनुमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर दे? सिग्नेचर कर दे। तो हमारा ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो विधेयक को अधिनियम बनने में यही डिफरेंस है कि विधेयक से अधिनियम इस प्रकार से बनता है कि पहले दोनों सदनों से पास होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति क्या हो जाना चाहिए? सिग्नेचर हो जाना चाहिए। तो 26/8/2009 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर यहाँ पर कर दिया और ये अधिनियम बन गया। पूरे देश में लागू होने की बात करें तो 1/4/2010 से ये क्या हो गया? लागू हो गया। जम्मू कश्मीर को हटा करके, मैंने क्रॉस लगा दिया, जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपको केवल ये वाली डेट याद रखनी है। केवल मैंने आपके नॉलेज के लिए इसको बता दिया है कि जिससे आपके दिमाग में बना रहे कि ये कहाँ से सीक्वेंस आया है। और आपको केवल ये याद रखनी है कि ये कब से लागू किया गया था? 1/4/2010। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे ये कब लागू हुआ? 1/4/2010 को ये क्या हुआ है? लागू हुआ है। ठीक है, अब देखिए, लागू हुआ तो ऐसे लागू हुआ है, संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए थे। हाँ बिल्कुल, संविधान में परिवर्तन किए बिना कोई भी चीज लागू हो नहीं सकती। ठीक है, तो आप इस बात को भी समझें। यहां से SST वालों के लिए क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल साइंस यहां पर इंक्लूड हो जाती है और एक यहां पर क्या है आपका RT इंक्लूड हो जाता है। इस तरह से यहां क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देखिए, 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 21 का मूल अधिकारों के अंतर्गत 21 का को जोड़ा गया और ये बता दिया गया कि हमारा ये मूल कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के लिए, हमारा मूल कर्तव्य क्या है? हमारा मतलब मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार ये है
21 का में ये जुड़ा गया, हमारा मूल अधिकार ये है कि हमें राइट टू एजुकेशन चाहिए 6 से 14 साल तक हम फ्री एजुकेशन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके बाद मूल कर्तव्यों में भी क्या चेंज की गई, तो 51 का करके हमारे लिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता से इस बात को कहा गया कि ये आपका भाई साहब ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के, जब तक आप बच्चे नहीं हो जाते, जब तक आप उनको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संविधान से संशोधन लिया गया। उस टाइम के पीएम की बात करें, उस टाइम के पीएम कौन थे, तो पीएम उस टाइम के मनमोहन सिंह जी थे। और राष्ट्रपति की बात करें, उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थी, तो वहां पर राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है ना। प्रतिभा सिंह पाटिल वहां पर क्या थी, राष्ट्रपति थी। तो देखिए दोस्तों, इस एरिया में से आपको क्या याद रखना है, आपको 2-3 चीज याद रखनी है कि राइट टू एजुकेशन में 7 अध्याय 38 धाराएं और क्या है, एक अनुसूची है, 6 से 14 वर्ष के लिए लागू होगा। और जो विद्यार्थी विशिष्ट है उनके लिए 6 से 18 के लिए लागू होगा। और ये सबसे पहले लागू कब हुआ था, ये 1/4/2010 से क्या किया गया, लागू किया गया जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और एक चीज ये है, और इसको भी याद रखना है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का जोड़ा गया मूल अधिकार में, तब इसे लागू किया गया। देखिए दोस्तों, इनके साथ साथ क्वेश्चन बनते हैं हमारे धाराओं से, ठीक है। धाराओं से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धाराओं को सुमिलित करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और देखिए धाराओं को हम किस प्रकार से याद करेंगे। देखिए धारा फर्स्ट में क्या कहा गया है, धारा फर्स्ट में शीर्षक है, विस्तार है, लागू होना है, ये मदरसे एवं धार्मिक संस्थाओं में इसका क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। तो देखिए इस बात को कैसे याद रखेंगे कि देखो पहले क्या लिखा जाता है, किसी टॉपिक को जब हम स्टार्टिंग की जाती है, किसी टॉपिक को जब, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इस वाले को हटा रहा हूं, ठीक है। देखो जब क्या होता है कि कोई टॉपिक है, टॉपिक जब लिखा जाता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग लिखते हैं, तो स्टार्टिंग में उसका क्या लिखा जाता है, शीर्षक ही तो लिखा जाता है। स्टार्टिंग में उसका क्या लिखा जाता है, शीर्षक। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, 1 से। तो देखो कैसे करेंगे भाई, स्टार्ट कहां से हो रहा है, इसके लिए ट्रिक समझेंगे हम। ट्रिक इसकी क्या रहेगी कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो स्टार्ट 1 हो रहा है, तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हो, स्टार्ट में लिखते हो शीर्षक। बिना शीर्षक की आप किसी काम को कर नहीं सकते, इसीलिए स्टार्टिंग के लिए आप क्या करोगे, शीर्षक। और दूसरी बात, इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें शीर्षक है और विस्तार है, लागू है, और इसमें यह कहा गया कि देखो इसको मदरसे और या जो भी धार्मिक संस्थाएं उस पर इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, एक सिंगल से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट किससे करेंगे, शीर्षक से, ठीक है। तो ये धारा आपको याद हो जाएगी। धारा नंबर 2 देखो कैसे याद करेंगे, धारा नंबर दो और इसमें लिखा है शब्दावली। धारा नंबर 2 के अंदर शब्दावली दे रखी है, मैं आपको बता देता हूं पहले शब्दावली का मीनिंग क्या है, उसके बाद इसको ट्रिक से याद करेंगे। शब्दावली का मीनिंग ये है कि जैसे यहां एक परिभाषा देगी दुर्बल बालक की, कि जैसे दुर्बल बालक क्या होता है, तो दुर्बल बालक की जो परिभाषा इसमें बताई गई है वो ये है कि जो जिसके पास क्या है, पैसे की कमी है, ठीक है ना, जिसका पैसे की कमी है, जो इकोनॉमिक रूप से मतलब कमजोर है, वो किसमें काउंट किया गया है, दुर्बल बालक में काउंट किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद एक अध्यापक की परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसके पास एक बालक की परिभाषा क्या होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो इसके अंतर्गत दिए गए, ठीक है। समझने वाली बात तो ये। अब आ जाइए इस पर। देखो कोई व्यक्ति आता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति आता है तो उससे हम ये तो बोलते हैं, भाई साहब आइए आप क्या कहें, 2 शब्द कहें, क्या कहें, 2 शब्द। कभी आपने ऐसा कहा है, भाई साहब आप आकर के यहाँ स्टेज पर आकर के 3 शब्द कहें, नहीं कहा ना, तो आपने क्या कहा है, भाई साहब यहाँ आकर के 2 शब्द कहें। तो देखिए अनुच्छेद 2 या धारा 2 में क्या कहा गया है, शब्दावली। तो यहाँ से पकड़ना है, धारा 2 से क्या पकड़ना है, शब्दावली को आपको पकड़ना है, ठीक। इस प्रकार से आपको 2 याद हो जाएगा। धारा नंबर 3 में यह है शिक्षा का अधिकार बिल्कुल निःशुल्क है। अब देखो यहाँ 3 से कैसे पढ़ेंगे, 3 का मतलब हो गया 3, 3 का मतलब क्या हो गया, 3 है तो सब कुछ क्या है, फ्री। इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, 3 है तो सब कुछ क्या है, फ्री। 3 है तो सब कुछ फ्री, मतलब आपको जो भी शिक्षा दी जाएगी वो निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाएगी, और यहाँ पर आपसे किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस है वो यहाँ पर आपसे फीस नहीं ली जाएगी। इस प्रकार के इसमें बताया गया। नंबर 4, धारा 4 में क्या कहा गया, धारा 4 में ये कहा गया कि आयु के अनुसार आपको कक्षा में प्रवेश मिलेगा। आयु के अनुसार कक्षा में आपको क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लें, धारा 4 में है आयु के अनुसार आपको प्रवेश मिलेगा। जैसे कि माना कि कोई बच्चा 10 साल का है, 10 साल का पढ़ने के लिए आता है, तो उसको प्रवेश अब कक्षा 1 में नहीं दिया जाएगा, उसको जो प्रवेश है वो कम से कम कक्षा 5 में दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास
जो पहली क्लास होती है वहाँ पर बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, 1 साल की, मतलब पहली क्लास में 5 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से उसको जो एडमिशन दिया जाएगा, कौन से में दिया जाएगा, उसको कक्षा 5 में एडमिशन दिया जाएगा। तो आयु के अनुसार क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 में एक आ गया है टीसी की मना नहीं। अब तो कैसे याद रखोगे, धारा 5 में एक आ गया टीसी की मना नहीं होगी। टीसी के बनाने से मतलब यह है कि जी मतलब कोई भी संस्थान चाहे प्राइवेट हो चाहे वो कैसा हो, सरकारी हो, वो किसी भी बच्चे से उसका सर्टिफिकेट मतलब टीसी लेने की मना नहीं कर सकता। कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे नहीं पढ़ना है, तो उसे आपको टीसी देनी ही पड़ेगी। कैसे याद करोगे, जैसे कि माने कि किसी क्लास का जो वो क्या कहते हैं, किसी स्कूल का अध्यापक टीसी देने से मना कर रहा है, लेकिन उससे ये कहो कि गुरुजी मान जाओ आप टीसी को दे दो, आप उसको हाथ दिखा दो एक बार ऐसे करके, गुरुजी बस अब आप टीसी दे दो। अब देखो वो टीचर क्या करेगा, आपको टीसी दे ही देगा, ठीक है। तो आप 5 से कनेक्ट करोगे, जैसे ही आप उसको हाथ दिखाओगे, 5 मतलब फिंगर, जैसे ही आपने 5 उंगलियां आपने दिखा दी ना कि सर अब आप टीसी दे दो, छोड़ो जो भी था छोड़ो, अब आप क्या दे दो, हमारी टीसी दे दो, तो क्या करेगा, आपकी टीसी दे देगा, ठीक है। धारा 5 इस प्रकार से याद होगी। धारा 6 में क्या कहा गया, इस बात को पहले समझे आप। धारा 6 में एक आ गया है कि हमारा जो स्कूल है वो कक्षा 1 से 5 तक का जो स्कूल है तो उसकी दूरी तो होनी चाहिए 1 किलोमीटर, और 6 से 8 तक का स्कूल है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर, ऐसे करके कहा गया है। तो देखो 1 से 5 के लिए दूरी 1 किलोमीटर, 6 से 8 के लिए दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। तो जैसे आपने किसी बच्चे से पूछा कि भाई आपका स्कूल कितनी दूर है, तो वो बच्चा आपसे क्या कह रहा है कि भैया मेरा स्कूल नज़दीक 6, भैया मेरा स्कूल क्या है, नज़दीक 6 है, नहीं कह रहा, वो क्या बोल रहा है, नज़दीक 6, मेरा स्कूल क्या है, नज़दीक है। नज़दीक कितना नज़दीक है कि मतलब 1 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो नज़दीक 6 से आप याद करेंगे इस चीज़ को कि नज़दीक 6 कितना, नज़दीक 6 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। धारा 7 क्या कहती है, धारा 7 ये कहती है केंद्र और राज्यों के वित्तीय वहन की बात करती है, ठीक है। मतलब जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो पेमेंट का सिस्टम है, मतलब यहाँ इसको रन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो रन करने के लिए जो पैसा आएगा वो आएगा केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पैसा आएगा। तो देखो इस बात को कैसे याद करेंगे, पहले तो आप देखिए इसको याद कैसे करना है। देखो धारा 7 से मतलब क्या है, देखो इस दुनिया में 7 से आपको समझना है, धारा 7 से आपको ये समझना, देखो इस दुनिया में देखिए कि आपका जैसे कि आपका दोस्त साथ छोड़ दे, आपका भाई साथ छोड़ दे, आपके माता पिता साथ छोड़ दें, आपकी पत्नी साथ छोड़ दे, मतलब कोई भी आपका साथ छोड़ दे, लेकिन यदि आपके पास पैसा है, यदि आपके पैसे का साथ है तो आपका जीवन अच्छे तरीके से कट जाएगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल ही मान लें कि आपका जीवन अच्छे तरीके से बिल्कुल भी नहीं कटेगा और आपकी ज़िंदगी क्या है, बिल्कुल नरक बन जाएगी। तो साथ चाहिए हमें किसका, पैसे का। और आज की दुनिया में हो भी ये रहा है, सारे लोग हैं वो किसके पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो 7 से आप कनेक्ट करेंगे, 7 में होगा पैसा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और देखिए इसमें एक चेंजिंग और है कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें कि मतलब जैसे कि सिक्किम है, ठीक है ना, सिक्किम है, और क्या है, मणिपुर है, ठीक है, असम है, इधर के जो राज्य हैं इनके लिए, पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए 90/10, 90 और 10% का रेशो है वहां पर इनके लिए रख रहा है। वहां पर इनका अनुपात कितना होगा, 90/10 होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए धारा 8 पर आइए। धारा 8 क्या कहती है, धारा 8 कहती है सरकार के इसमें क्या दे रखे हैं, दायित्व हैं। सरकार के यहां पर इस क्या दे रखे हैं, दायित्व हैं, सरकार के यहां पर दायित्व हैं, ठीक है। ये आपको याद हो जाए तो ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ही आप इसको छोड़ देना। अब एक देखिए धारा है धारा 10 क्या कहती है, माता पिता का दायित्व। देखिए धारा 10 ये कहती है आपसे, देखो 10 को याद करेंगे, 10 का मतलब बस, 10 का मतलब कैसे याद करेंगे, बस, कि भाई अब बस। कैसे, आपको बता दूं, जैसे आपके साथ आपके माता पिता हैं, आपके साथ आपके माता पिता हैं, आपको मैं कह रहा हूं तीसरे इंसान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10 का मतलब बस, बस मतलब कौन, माता पिता हो हमारे पास, तो हमें किसी भी इंसान की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो मतलब धारा 10 में माता पिता के दायित्व बताए गए हैं कि माता पिता को भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए कम से कम 6 से
14 वर्ष तक तो उसे कंटिन्यूसली भेज ही देना चाहिए। ठीक है। धारा 11, धारा 11 क्या कहती है आपसे? धारा 11 बात करती है आंगनवाड़ी की शिक्षा के बारे में बात करती है कि मतलब आंगनवाड़ी के अंदर क्या देना, शिक्षा देना। अब देखो कैसे याद करेंगे इस बात को। धारा 11 को इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, जैसे एक बच्चा इस वाले घर से आ गया, ठीक है, और एक बच्चा कहाँ से आ गया, इस वाले घर से आ गया, और बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? आंगनवाड़ी। बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा। तो बच्चा एक घर से एक बच्चा, सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आंगनवाड़ी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद हो जाएगा धारा 11। धारा नंबर 12 के बारे में बात करें। धारा नंबर 12 क्या है? धारा नंबर 12 है कि 25% सीट क्या करेंगी? आरक्षित देनी पड़ेगी। जैसे प्राइवेट स्कूल हो, जैसे सरकारी में तो सारी सीट आरक्षित ही हैं, सबको मतलब वहाँ एडमिशन मिल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्कूल हैं वहाँ पर 25% की सीट है वो क्या रहनी चाहिए? आरक्षित रहनी चाहिए। आरक्षित में यह है कि या तो कोई दुर्बल बच्चा हो, या भले ही विकलांग बच्चा हो, ठीक है ना, या मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा हो, या EWS वाला बच्चा हो, उन सब के लिए 25% की सीट आरक्षित है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो 12 दूना कितना होता है? 24। अब इसको 12 दूना 24 की ना करके कैसे याद करेंगे? 12 दूना क्या? 25। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका भी मैं भी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, इसी में मैं प्लस करूँगा उस वाले को, जब तक आप मेरे साथ बने रहें। और देखिए, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो में क्या करें? कमेंट करें। देखिए, यदि आपको कुछ कमी लगती है तब भी आप इसमें कमेंट करें, यदि आपको अच्छी लगती है तब भी आप यहाँ पर क्या करें? कमेंट करें, जिससे हमें ये लगे कि हमें अब क्या तो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बच्चे हमें कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, एक बार 1 मिनट के अंदर इसको देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 में क्या होना चाहिए? शीर्षक, 1 की स्टार्टिंग शीर्षक। 2, धारा 2 में क्या होना चाहिए? शब्द। आइए भाई साहब, आप क्या कहें? 2 शब्द कहें। धारा 3 से मतलब बताया 3 मतलब फ्री, आपको फ्री में। नंबर 4 मैंने आपको बताया आयु के अनुसार कक्षा में क्या मिलेगा आपको? प्रवेश। 5 में क्या बताया? टीसी का मैटर, कि गुरुजी आप टीसी दे दो, नहीं तो आप पंजा दिखाओगे तो टीसी ऑटोमेटिक दे देगा कक्षा। और फिर दिखाया 6 में आप क्या सेंटेंस बोलेगा? आपका स्कूल नज़दीक 6, तो बच्चा क्या कहेगा कि मेरा तो स्कूल क्या है? नज़दीक 6। नज़दीक है कि कितना नज़दीक आप स्कूल? कि 1 किलोमीटर, और एक कहेगा मेरा कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 7 में आपको बता दूं, 7 किसका होना चाहिए? पैसे का होना चाहिए। सब मोह माया है, पैसा है आपके पास तो ये मानिए आप बहुत पावरफुल इंसान है, या पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और आप नौकरी किसके लिए करना चाह रहे हो? ऑफकोर्स पैसे कमाने के लिए तो करना चाह रहे हो, जिसके लिए करना चाह रहे हो। 8 भले ही आप स्किप कर दें, 8 को कोई दिक्कत नहीं है। भाषा। और देखिए धारा 10 मतलब बस, माता पिता का साथ चाहिए और हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। ठीक है ना। और 11 में आपको बता दें, एक घर से एक लड़का, और एक घर से एक लड़का आया और किस में जा रहे हैं? आंगनबाड़ी जा रहे हैं। 12 दूनी क्या हो गया? 24 की जगह हम क्या पढ़ेंगे? 25 सीट मतलब क्या होनी चाहिए? आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आरटीई की हम अन्य धाराओं को हम क्या करते हैं? कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, आरटीई की धाराओं कैसे याद करेंगे? 12 तक हम याद कर चुके हैं। 13 को देखिए कैसे याद करेंगे? 13 में लिखा हुआ है प्रवेश के समय फीस, कैपिटेशन फीस या साक्षात्कार पर कोई पाबंदी रहेगी। ठीक है, इस पर क्या रहेगी? पाबंदी रहेगी। मतलब कोई भी विद्यालय आपसे किसी प्रकार की फीस नहीं लेगा। और कैपिटेशन फीस का मतलब ये होता है कि एक बार आपने जो शुल्क निर्धारित कर रखा है उसके बाद आप एक्स्ट्रा शुल्क नहीं ले सकते, वो कैपिटेशन फीस कहलाती है। उसके बाद देखा साक्षात्कार, आप बच्चे का साक्षात्कार नहीं लेंगे, माता पिता का आप साक्षात्कार नहीं लेंगे। ऐसी जो सारी बातें हैं वो किसमें लिखी गई हैं? अनुच्छेद 13 में लिखी गई हैं, या धारा नंबर 13 में लिखी गई है। तो धारा नंबर 13 को एक बार देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे? देखो धारा नंबर 13, जैसे कोई बच्चा आ गया स्कूल में कि गुरुजी मुझे एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो टीचर ने उससे क्या कहा कि ठीक है बेटा तू एडमिशन ले ले। तो क्या होगा कि गुरुजी तो बताओ मेरे से फीस लोगे क्या? मेरा साक्षात्कार लोगे क्या? मेरे से कोई फीस है साक्षात्कार लोगे क्या? कि नहीं। टीचर ने क्या कर दिया? नहीं, आपसे हम कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा क्या है? स्कूल तेरा ही है। मतलब उससे इस तरीके से बोला गया कि बेटा स्कूल तेरा है। ये सिंपल सी बात है, जैसे कि मेरा ही स्कूल होगा तो मैं अपने बच्चे से फीस लूंगा क्या? नहीं लूंगा। तो क्या है? स्कूल बेटा तेरा ही है, तो ना तो फीस ना तेरा साक्षात्कार। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। 14, धारा नंबर 14 में क्या होगा? धारा नंबर 14 ये कह रही है, फिर भी बच्चा ये कह रहा है गुरुजी कुछ तो चाहिए। 14 से आप क्या कनेक्ट करेंगे? 14 से आप कनेक्ट करेंगे गुरुजी आपको चा से मतलब चाहिए, कि गुरुजी आपको कुछ तो चाहिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। कि गुरुजी दस्तावेज भी नहीं चाहिए? कि नहीं दस्तावेज भी नहीं चाहिए।
क्या नहीं चाहिए हमारे, दस्तावेज भी नहीं चाहिए। तो देखो 13 में तो ये कह दिया स्कूल तेरा है, तो फीस किस बात की, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा। 14 कि गुरुजी और कुछ चाहिए क्या, कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे मेरे, तो गुरुजी ने कहा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। मतलब बात ऐसी है इसमें कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है या बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप उसका एडमिशन के लिए रोक नहीं सकते, आपको उसका एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। धारा नंबर 15 क्या कहती है, धारा नंबर 15 कहती है प्रवेश की अंतिम तिथि नहीं। धारा नंबर 15 कहती है कि बच्चों के प्रवेश की कोई भी अंतिम तिथि नहीं है, बच्चों का एडमिशन कभी भी लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे बच्चे ने पूछा कि गुरुजी फिर इसकी अंतिम डेट क्या है, 15 है क्या, तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, क्या है 30 सितंबर। मोस्टली ये कहा गया है कि आप क्या 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ, बट लेकिन आपका दिसंबर के महीने तक EGB में क्या होते हैं, एडमिशन होते हैं, उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाते, तो सत्र के 6 महीने तक आप EGB में क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। वैसे हमारे लिए ये धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको भले हटा सकते हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा वो नहीं है। तो देखो 13 में फीस का मैटर है, 14 में मतलब आपको कुछ तो चाहिए, नहीं आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद 16 अनुच्छेद 16 में क्या है, 16 में है किसी बालक को क्या नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, मतलब आगे की कक्षाओं में जाने से उसे रोका नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं रोका जाएगा, अब देखो 16 को कैसे याद करेंगे, तो देखो 16 किस प्रकार से याद करेंगे। आपने एक गाना सुना होगा, एक गाना इस प्रकार से था कि एक लड़का कितने साल का है, 16 साल का है, तो ये गाना किस प्रकार से था कि तू है 16-17 साल का लड़का है क्या कमाल का, ठीक है ना। तो जब लड़का कमाल का है तो क्या उसे आप फेल करोगे, नहीं करेंगे। तो लड़का 16-17 साल का है, वो कमाल का है, तो क्या उसे फेल करेंगे, उसे हम बिल्कुल ही फेल नहीं करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, पास करेंगे और आगे की क्लास में क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। और यही वजह है कि कक्षा 8 तक किसी विद्यार्थी को क्या नहीं किया जाता, फेल नहीं किया जाता। दोस्तों आप इसको इस प्रकार से याद करना, तू 16-17 साल का लड़का है क्या कमाल का है, तो आप उसे फेल नहीं कर सकते। धारा नंबर 17 आपसे क्या कहती है, धारा नंबर 17 आपसे ये कहती है कि कोई भी अध्यापक किसी विद्यार्थी को शारीरिक या मानसिक रूप से क्या नहीं करेगा, प्रताड़ित नहीं करेगा। भैया ना तो आप डंडे मारोगे, ठीक है ना, और ना ही आप उससे मेंटली आप टॉर्चर करोगे, दोनों ही प्रकार से प्रतिबंधित है। यदि गुरुजी आपने ऐसा कर दिया, डंडे मारे या तूने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, तो आपकी नौकरी किसमें, खतरे में, किसमें आपकी नौकरी खतरे में। तो 17 से याद करोगे आप खतरा, 17 से आप क्या करोगे, खतरा, गुरुजी की नौकरी में खतरा आ जाएगा यदि आपने शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों को क्या किया, प्रताड़ित किया तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 18, धारा नंबर 18 क्या कहती है, धारा नंबर 18 ये कहती है कि मान्यता होनी चाहिए, मतलब जो भी स्कूल है, स्कूल की क्या होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा टीचर है कि बिना मान्यता के, जो गांव में ऐसा बहुत कुछ होता है कि बिना मान्यता के काफ़ी सारे स्कूल चलते रहते हैं, जब बिना मान्यता के स्कूल चलेगा तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होगा, बिना मान्यता के स्कूल चलेगा तो यहाँ दे रखा है कि बिना मान्यता के आपने स्कूल चलाया तो आपको 1 लाख का तो क्या पड़ेगा, जुर्माना। और आपसे यदि एक बार मना कर दिया कि अब आप स्कूल मत चलाओ, फिर भी आप स्कूल चला रहे हो, तो आपको 10,000 पर डे का आपसे क्या लिया जाएगा, जुर्माना लिया जाएगा। और आपकी जो मान्यता तो थी नहीं, ठीक है ना, 10,000 रुपये पर डे का जुर्माना दिया जाएगा और आपको क्या होने लग जाएगी, जेल वगैरह जो भी है, पुलिस केस वगैरह आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए 18 की जब उम्र हो जाती है तो हमें वोट डालने का क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है हमको। वोट डालने का क्या मिल जाता है, अधिकार, मतलब वोट डालने की क्या मिल जाती है हमको, मान्यता मिल जाती है। अच्छा 18 से पहले वोट डालने चलेगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत। तो 18 का मतलब मान्यता, मतलब हमारे पास क्या होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मान्यता। बोर्ड से आप कनेक्ट कर लेना, 18 साल पे हमको वोट डालने की मान्यता मिलती है, तो भैया कॉलेज या स्कूल चलाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। उसके बाद धारा नंबर 21 को EGB में याद कर लें, SMC दे रखी है इसमें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। और मैनेजमेंट कमेटी का मतलब ये होता है कि मतलब स्कूल को किस प्रकार से चलाया जाए। इसमें कुछ लेडीज स्टाफ और जेंट्स स्टाफ, प्रधानाध्यापक, गांव के गार्जियंस के जो बच्चे, जो गांव के गार्जियंस हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी माताएं बहनें इसमें क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। फिर भी आप देख लें इसमें इसे क्वेश्चन ऐसे, देखो धारा से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, धारा से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो इसके अंदर से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15 और 50% इस पर क्या होता है, महिला इसमें कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। धारा नंबर 24 में क्या है, तो पढ़ के देखें। धारा नंबर 24 शिक्षक के कर्तव्य, क्या है, शिक्षक के कर्तव्य, मतलब शिक्षक के कर्तव्य इसमें दे रखे हैं। तो शिक्षक कर्तव्य को कैसे याद करें, धारा नंबर
24, 24 में से आप पकड़ें क्या? चाबी। देखो 24 में से आप पकड़ें क्या? चाबी। क्या? चाबी। चाबी और कस का कर्तव्य में से पढ़ रहे हैं आप कार। क्या पढ़े? कर। कर कर मतलब कार। तो कार की आपके पास क्या है? चाबी। कार की आपके पास क्या है? चाबी। कार की चाबी है तभी आप उसको चला सकते हो, अन्यथा आप उसको नहीं चला सकते। तो 24, 24, चौ मतलब, चौ से मतलब चाबी। देखो चौ से क्या होगा? चौ से मतलब क्या हो गया? चाबी। और चाबी मतलब किसकी चाबी? कार की चाबी। तो कार की जो चाबी होगी उस प्रकार से आप क्या करोगे? उसको, कार को चला सकते हो। 25, 25 में देखिए धारा 25 क्या कहती है? धारा 25 छात्र एवं शिक्षक के अनुपात के बारे में बात करती है। धारा 25 के बारे में बात करती है, छात्र एवं शिक्षक के अनुपात के बारे में बात करती है। मतलब कि छात्र एवं शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, छात्र एवं शिक्षकों के अनुपात से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में मैं इसको बाद में कवर करेंगे इस धारा को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसका लिख रखा है इधर, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। धारा नंबर 26 जब तक याद कर लेते हैं। धारा नंबर 26 ये कहती है कि 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, कि मतलब किसी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। तो देखो कैसे याद करेंगे इसको। आपने एक मूवी देखी थी कौन सी मूवी थी? स्पेशल 26। कौन सी थी? स्पेशल 26। उसमें क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे, जो भी 8-10 लोग थे वो क्या करते थे, वो रेड मारने के लिए जाते थे। किसी घर पे जाकर क्या कर दी उन्होंने? क्या कर दी? रेड कर दी। अब इसी कंसेप्ट को यदि सरकार फॉलो करने लग जाए कि सरकार क्या करे, स्कूल में जाकर के रेड मारने लग जाए, स्कूल में जाकर के क्या मारने लग जाए? रेड मारने लग जाए, तो क्या होगा? रेड मारेगी, वहाँ की कमियों को देखेगी कि यहाँ पर कितने टीचर्स की कमी है, ठीक है ना। तो बार बार रेड मारेगी तो ये होगा कि वहाँ ये तो रिजल्ट निकल आएगा कि हर स्कूल में कि 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। लेकिन ये पता कब चलेगा? तो गवर्नमेंट इसमें क्या होगी? स्पेशल 26 के रूप में क्या करेगी? रेड मारनी जाएगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। धारा नंबर 27 क्या कहती है? धारा नंबर 27 से कहती है कि जो अध्यापक है, अध्यापक की ड्यूटी जनगणना, इलेक्शन और आपदा राहत कार्यों में ही लगाई जाएगी। इसके अलावा वो उसकी जो ड्यूटी है कहीं और नहीं लगाई जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा कहा गया है। लेकिन देखो 27 से आप समझें, और 27 से क्या समझेंगे? 27 में मतलब जनगणना, इलेक्शन और आपदा, मतलब इन 27 से मतलब लेना सताना। क्या लेना है? सताना। कि भाई देखो इन 3 जगह पे आप अध्यापक की ड्यूटी लगा सकते हो, इसके अलावा आप अध्यापक को क्या नहीं कर सकते? सता नहीं सकते। इससे अलावा आप अध्यापक को क्या नहीं करोगे? सताओगे नहीं। धारा नंबर 28 क्या कहती है? धारा नंबर 28 कहती है प्राइवेट ट्यूशन पर क्या होगी? रोक होगी। मतलब कोई भी अध्यापक होगा वो प्राइवेट क्या करेगा? अपना ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, प्राइवेटली अपना ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। सारा का सारा ध्यान वो जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर वो देगा। तो देखो 28 मतलब 8, इसमें क्या दे रखा है? 8 का मतलब होगा ठाठ। देखो 8 से मतलब निकालना है ठाठ। क्या? ठाठ। अब देखो आपको ठाठ करने हैं, अच्छे तरीके से ठाठ वाठ से रहना है। तो देखो ठाठ वाठ से क्या है, आपको सबको पता है कि एक टीचर की जो एक जॉब ऐसी है कि इसमें आप ठाठ वाठ से नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इसमें पेमेंट बहुत कम है। इसमें क्या भाई? पेमेंट बहुत कम है। अच्छा ठाठ वाठ से रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। ठाठ पाठ से आप रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। तो ठाठ से आप समझ लें कि ठाठ पाठ चाहिए तो हमें प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना है, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन पर हमारे पे क्या लगा रही है? रोक लगा रखी है। हम प्राइवेटली ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम धारा नंबर 25 पर। धारा नंबर 25 ये कहती है छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए। तो छात्र और शिक्षक के अनुपात के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन धारा से ना पूछ करके इनके छात्र और शिक्षक के अनुपात से पूछा जाएगा। तो देखो सिंपल सी भाषा में बात कर लेते हैं। 1 से 5 तक के विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल से, वहां पर क्या होता है? वहां पर छात्रों का और शिक्षकों का जो अनुपात है वो 30:1 के रूप में रहता है। कितने अनुपात के रूप में? 30:1 के रूप में। जैसे 30 विद्यार्थी हैं तो 1 अध्यापक होना चाहिए, 60 विद्यार्थी हैं तो 2 अध्यापक होने चाहिए। यदि 60 से प्लस विद्यार्थी हैं और 90 तक विद्यार्थी हैं तो कितने अध्यापक होने चाहिए? 3 अध्यापक होने चाहिए। अच्छा आपके पास 120 विद्यार्थी हैं तो आप क्या करोगे? 4 टीचर लाओगे। मतलब जैसे ही 90 से प्लस होगा आपके पास कौन सा टीचर आ जाएगा? चौथा टीचर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास 150 विद्यार्थी हो चुके हैं तो आपके पास कितने टीचर होने चाहिए? 5 टीचर होने चाहिए। अच्छा 150 से ऊपर जब विद्यार्थी हो रहे हैं तब क्या होगा? तब वहां पर क्या होगा? देखो जब 150 से प्लस विद्यार्थी हो जाएं
तो वहाँ 5 तो टीचर रहेंगे ही रहेंगे इनको कंट्रोल करने के लिए। आप देखिए 5 × 3 30 करिए तो कितना हो गया, 150 तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। यहाँ तो 5 टीचर चाहिए, बट लेकिन पूरे कार्य की मॉनिटरिंग करने के लिए हमें एक HMV चाहिए, हमें हेडमास्टर चाहिए। कौन चाहिए? हेडमास्टर चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही 150 होंगे, 150 से ऊपर होने पर हमें एक हेडमास्टर चाहिए। अच्छा, फिर माना कि स्कूल में अनुपात स्कूल में जो अनुपात है वो 200 प्लस हो जाए तब क्या होगा, 200 की रेंज में चले या 300 की रेंज में चले तब क्या होगा। तो वहां पर ये दे रखा है कि जब विद्यार्थियों की संख्या 200 प्लस है किसी स्कूल में तो वहां पर अनुपात चेंज कर लें। वहां पर 40 स्टूडेंट पे 1 का क्या करके चलें आप, 40:1 लेके चलें। मतलब 40 स्टूडेंट हैं तो 1 वहां पर अध्यापक होना चाहिए, और HM तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 200 आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ऐसा 1 से 5 तक के लिए। अच्छा, यूपीएस में क्या होगा? यूपीएस में किस प्रकार का अनुपात रहता है? तो यूपीएस में आपका अनुपात रहता है 35:1। कितने का? 35:1 रहता है। मतलब यहां थोड़ा सा 5 और बढ़ जाएगा, ये कितना होगा, 30 और 5 35, 35:1 होता है। उसके बाद और चले कुछ इसके और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि आरटी के अंदर और क्या होता है। यहां से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 5 तक पूरी साल के अंदर कितने वर्किंग डे होते हैं, वर्किंग डे कितने होते हैं, ठीक है ना। और एक टीचर कितने वर्किंग हावर वहां पर काम करता है। तो देखो कक्षा 1 से 5 के बारे में ये है कि 2 से तो दिन होते हैं, वर्किंग डे कितने हैं आपके भैया, देखो वर्किंग डेज कितने हैं आपके, देखो वर्किंग डेज होते हैं 200, ठीक है ना। और कितने घंटे आपने काम किया होना चाहिए, वहां पर आपके मिनिमम कितने होने चाहिए, 800 घंटे का आपका वो होना चाहिए कि हमने 800 घंटे यहां पर काम किया है। उसी प्रकार 6 से 8 के बारे में बात करें तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो वर्किंग डेज हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 220, ठीक है ना। वर्किंग डे 220 और घंटे की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1000। यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल याद कर लेना कि 1 से 5 में कितना है, 1 से 5 में 200 और 800 है, और यहाँ पर वर्किंग डे भी बढ़ जाते हैं। 6 से 8 में तो 220 हो जाएगा, तो वहाँ घंटे बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सप्ताह में 45 घंटे, इस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एक सप्ताह में 45 घंटे न्यूनतम कार्य करना चाहिए। मतलब एक अध्यापक को एक सप्ताह के अंदर न्यूनतम 45 घंटे वर्किंग रहना चाहिए, ठीक है ना। 45 घंटे में ये चीज़ इंक्लूड की गई है कि जैसे कोई अध्यापक तैयारी कर रहा है, तैयारी का मतलब है बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी मटेरियल को तैयार कर रहा है, तब भी वो जो समय है वो पढ़ाई के घंटों में ही काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक सप्ताह में 45 घंटे न्यूनतम कार्य दिवस, तैयारी का समय इसमें क्या है, इंक्लूड है, तैयारी के समय को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, और देखें और एक चीज़ स्टार लाके में लिखिए, भारत कौन से नंबर का देश है जिसे इसने लागू किया है। तो देखिए अपना भारत महान है, बहुत ज़्यादा महान है। वैसे क्या है, हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बहुत बड़ी दिक्कत है, तुमको पता ही है, तो इस मामले में पीछे रहता है। तो हमारे देश ने एजुकेशन पॉलिसी में 135वें नंबर पर इसको क्या किया है, अप्लाई किया है। मतलब अपने देश में इसको लागू किया है, कौन से नंबर पर, 135वें नंबर पर, ठीक है दोस्तों। मैंने इस टॉपिक को आपके लिए अच्छे तरीके से करा दिया है। मेरी सोच और समझ के अनुसार मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक बड़े इजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी आपका कोई भी सुझाव होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। और मेरे को बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी है या बेकार लगी, उसे आप जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। और पूरी शिक्षण विधि और RTE और आपका NCF, इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करें, आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। नोट्स की आपको PDF आपको मिल जाएगी, जिससे आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।